तो दोस्तों आज मैं रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक कोरियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है द एट्थ नाइट। ये फिल्म एक बुद्धिस्ट लेजेंड डायमंड सूत्रा पर बेस्ड है। ये ऑकल्ट थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड फोकलोर का एक मिश्रण है। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं टे ह्यूंग किम। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये फिल्म काफी ज्यादा नॉन लीनियर है। फर्स्ट टाइम इसे देखने पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए इस वीडियो में सब कुछ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड दूसरा कि यहाँ पर जो नेम्स हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हैं। इवन मुझे खुद काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुई है। एंड मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर नेम्स को चेंज कर रहा हूँ जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर बुद्धिज्म की ओरिजिनल बुक्स जो हैं वो संस्कृत भाषा में हैं, इसलिए फिल्म की शुरुआत में हमको संस्कृत वॉइस ओवर में इस लेजेंड के बारे में बताया जाता है। 2500 साल पहले नर्क का एक मॉन्स्टर धरती और नर्क के बीच एक डोर को खोलने की कोशिश करने लगा। तब भगवान बुद्ध ने उस राक्षस के सामने आकर उसकी दोनों आंखों को अलग अलग कर दिया, जिसमें कि उसकी सारी ताकत थी। ये दो आंखें थी, ब्लैक आई एंड रेड आई, बट ये दोनों ही आंखें भगवान बुद्ध के हाथों से छूटकर भागने लगी थी। भगवान बुद्ध ने ब्लैक आई को पकड़कर एक बॉक्स में डाल दिया एंड रेड आई भागने लगी। वो 7 रातों तक 7 लोगों को पजेस करके भागती रही, लेकिन 8वें दिन उस आंख को ये पता चला कि उसका भागना भी भगवान बुद्ध की ही एक माया थी। भगवान बुद्ध ने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया। एक बॉक्स को ईस्ट में यानी कि कोरिया में एंड दूसरे को वेस्ट यानी कि इंडिया में छुपा दिया गया। अब कहानी साल 2005 में शुरू होती है एंड हम यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर किम को राजस्थान के डेजर्ट में देखते हैं। उन्होंने यहाँ पर उस रेड आई के बॉक्स को ढूंढ निकाला था। उस बॉक्स के साथ में संस्कृत में लिखी हुई एक वार्निंग प्लेट भी थी। प्रोफेसर किम ये क्लेम करते हैं कि यह डायमंड सूत्रा का लेजेंड है। अब उस बॉक्स की कार्बन डेटिंग होती है, जहां पर वो 2500 साल पुराना बॉक्स नहीं निकलता, बल्कि जो रिजल्ट्स थे वो उसको रिसेंटली बनाया गया बॉक्स कहते हैं। प्रोफेसर किम पर धोखाधड़ी का केस लगता है एंड मीडिया उसे धोखेबाज कहती है। प्रोफेसर किम इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब साल है 2019, फुल लूनर एक्लिप्स का दिन है, जहां पर चांद का कलर रेडिश था, इसलिए ब्लड मून भी उसको कहा जाता है। लेजेंड के मुताबिक ब्लड मून के दिन ही रेड आई को जगाया जा सकता है। प्रोफेसर किम अब उस बॉक्स को खोलते हैं एंड उसमें एक छोटा सा पत्थर था। उस पर 6 लोगों का वो ब्लड सैंपल डालते हैं एंड साथ ही साथ अपने हथेली को काटकर अपना खून भी उस पर डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अपनी लाइफ लॉन्ग थ्योरी को गलत मानकर अब वो सुसाइड करने लगते हैं। लेकिन तभी बॉक्स के अंदर हलचल होने लगती है। पत्थर अचानक से ही आई की शेप में कन्वर्ट होकर प्रोफेसर किम के सामने आ जाता है एंड लेटर ऑन उसको पजेस कर लेता है। अब कोरिया में ब्लैक आई की रक्षा सदियों से बुद्धिस्ट मॉन्क्स कर रहे थे। यहाँ पर हम ओल्ड मॉन्क भंते जॉन को भी देखते हैं, जिन्हें अब रेड आई के जागने का आभास हो जाता है। खैर उनके पास ही एक ब्लैक आई का बॉक्स था। भंते जॉन की हेल्थ खराब थी तो वो कुछ ही दिन के मेहमान थे। अब यहाँ पर है डे 1 एंड हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ओलिवर नाम के आदमी को देखते हैं। ये एक एक्स मॉन्क था और भंते जॉन का शिष्य रह चुका था। मोनास्टरी में ओलिवर का नाम भंते सियोनवा था। खैर अब मोनास्टरी में हम विलियम नाम के एक टीनेजर ट्रेनी मॉन्क को देखते हैं, जो कि 2 साल से मौन व्रत पर था। भंते जॉन अब विलियम को बुलाकर अब उस लेजेंड के आगे की कहानी कहते हैं। भगवान बुद्ध ने दोनों आइस को अलग अलग प्लेसेस में दफनाकर अपने 2 शिष्यों को कोरिया भेजा। एक वर्जिन शेमन था और दूसरा नामहीन मॉन्क। इनका काम ब्लैक आई को प्रोटेक्ट करना और रेड आई को रोकना था। लेजेंड के मुताबिक सदियों बाद ब्लड मून के दिन रेड आई फिर से आजाद हो जाएगी एंड वो 7 रात तक 7 लोगों को पजेस करके फाइनली 8th नाइट को ब्लैक आई से मिलेगा। अब रेड आई जाग चुकी है एंड हमको उसे रोकना होगा, और 7 में से हमने किसी को भी मार दिया तो रेड एंड ब्लैक आई का मिलन नहीं हो पाएगा, यानी कि नर्क का डोर नहीं खुलेगा। अब भंते जॉन विलियम को ओलिवर को ढूंढकर उसे मोनास्टरी में लाने के लिए कहते हैं। आगे दूसरे शहर के जंगल में हम एक शिकारी को देखते हैं जो भी खरगोश का शिकार करता है। तभी उसके शोल्डर पर हमें किसी का हाथ नजर आता है। अब D सेकंड में हम जंगल के पास ही 4 सीजन्स नाम के एक होटल को देखते हैं। वहां पर हम ओलिविया नाम की एक लेडी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ में रूम में देखते हैं। लेडी ये कहती है कि पिछले साल तक वो एक मेडिटेशन कैंप में जाया करती थी। वहां पर उसे फ्री हेल्थ चेकअप एंड अटेंड करने के लिए पैसे मिलते थे। इस कैंप को कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर किम ही चला रहे थे, यानी कि उसी ने इस लेडी का ब्लड सैंपल निकाला था। उसने उसे अब रेड आई के ऊपर डाल दिया था। अब हम उस शिकारी को देखते हैं जो कि रेड आई से पजेस हो चुका
चुका था। यानी कि हम यहाँ पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि प्रोफेसर किम का था। वो लेडी जो खून को सूंघते हुए उसके रूम पर आ जाता है। एंड यहाँ पर प्रोफेसर किम का क्या हुआ उसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। खैर मोनास्टरी में विलियम को सपने में भंते जॉन का एक विजन आता है। वो उसे ब्लैक आई का बॉक्स देकर उसे ओलिवर को देने के लिए कहते हैं। अगली सुबह विलियम को ये पता चलता है कि भंते जॉन गुजर गए हैं एंड उनके बाजू में वो ब्लैक बॉक्स था। अब तीसरे दिन पुलिस ऑफिसर जेम्स एंड टीम 4 सीजन होटल में आते हैं। वहाँ पर उस लेडी के बॉयफ्रेंड का खून हो गया था। लेडी का सारा सामान वहीं पर था एंड वो शिकारी आदमी की बॉडी भी वहीं पर थी जो कि एक ही रात में एकदम से सड़ गई थी एंड उससे तेज बदबू आ रही थी। विलियम अब दूसरे मॉन्क से ओलिवर का एड्रेस लेता है एंड उस बॉक्स के साथ में उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। सियोनवा यानी कि ओलिवर को हम अकेले में एक कैंडल के सामने देखते हैं। उसे कई सारी आत्माओं की आवाज सुनाई दे रही थी। वो शेमन था एंड उसका काम आत्माओं को आफ्टर लाइफ में भेजना था, बट फॉर सम रीजन उसने वो काम छोड़ दिया था एंड उनको आफ्टर लाइफ में भेजने के लिए परेशान कर रही थी। 4th डे पर विलियम ओलिवर को ढूंढते हुए उसके शहर में आता है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उसका बॉक्स वाला बैग चोरी हो जाता है एंड यहाँ पर हम एक लड़की को उसके पास में देखते हैं जिसकी इम्पोर्टेंस हमको आगे पता चलेगी। खैर अब ऑफिसर जेम्स को ओलिविया की बॉडी एक रेस्टोरेंट में मिलती है एंड वो भी उसी शिकारी की तरह एकदम सड़ गई थी। ऑफिसर जेम्स यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो जाता है एंड उसको अब ये सीरियल किलिंग्स लगने लगती है। वो फॉरेंसिक टीम को सारे एविडेंस ठीक से चेक करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर हम लियान नाम के एक दूसरे ऑफिसर को भी देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर जेम्स का पार्टनर हुआ करता था, लेकिन साल भर पहले एक एक्सीडेंट में उसने जेम्स की जान बचाई थी एंड वहां पर वो पानी में गिर गया था जिस कारण से उसका पैर टूट गया था एंड उस एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट भी आई थी। तब से वो सिर्फ डेस्क जॉब पर काम कर रहा था। अब यहाँ पर पुलिस चीफ को लियाम निकालना चाहते थे एज वहां पर काम करने के लिए वो फिट में ही था। विलियम ओलिवर से मिलकर उसे चिट्ठी में लिखकर ये कहता है कि बनते जॉन गुजर गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मॉन्स्टर भी जा गया है। विलियम यहाँ पर अभी भी मॉनवर्क पर था। अब आगे हमको एक डिलीवरी गाय एक तरंग के पास में नजर आता है जो कि स्कूटर को रोकते हुए दिखाई देता है। आधी रात को वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसे वो पहचान जाता है। ये दोनों उसी मेडिटेशन कैंप में गए थे जहाँ पर वो लेडी ओलिविया भी गई थी। वो लड़की यहाँ पर रेड आई से पॉजेस हो चुकी थी एंड वो उस डिलीवरी गाय को अपना नया शिकार बनाती है। बेसिकली ये सभी लोग रेड आई के लिए एक स्टेपिंग स्टोन थे। ये रेड आई लोगों को पॉजेस करते करते ब्लैक आई तक पहुंचना चाह रही थी। अब आगे हम उस डिलीवरी गाय को वर्जिन शेमन के घर के सामने देखते हैं जहाँ पर एक लड़की उसे खून का एक सैंपल दिखाती है एंड ये बड़ी लड़की है जिसने विलियम से बॉक्स चुरा लिया था। अब ओलिवर को भी बनते जॉन का एक विजन आता है। विजन में वो ये कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे कई सारी आत्माएं हैं, तुम्हें उन्हें आगे भेजना होगा यानी कि आफ्टर लाइफ में, एंड यही तुम्हारा कर्मा है। यहाँ पर भंते जॉन द वर्जिन शेमन को 7 स्टेपिंग स्टोन कहते हैं और उसे मारने के लिए भी बोलते हैं। खैर अब B5 आ जाता है एंड ओलिवर एक पुराने डायरी निकालता है जिसके अंदर एक कुल्हाड़ी, एक माला, एक लेटर एंड एक खून लगी हुई शर्ट थी। वहां पर वर्जिन शेमन ड्रेस भी था। वो बेसिकली भंते जॉन की शिष्या ही थी। अब ओलिवर एंड विलियम उस एड्रेस पर जाते हैं। जाते टाइम ओलिवर विलियम के लिए नए बूट्स, खाना इत्यादि देते हैं। मोनास्टेरी के बाहर विलियम अकेला फर्स्ट टाइम आया था, इसलिए शहर को देखकर काफी खुश हो जाता है एंड खुशी के चक्कर में वो अपना मौन वर्ड भूलकर ओलिवर को थैंक्स बोल देता है। दूसरी तरफ ऑफिसर जेम्स की टीम को उस लड़की की डेड बॉडी उसी टर्न के पास मिलती है। उसकी बॉडी एकदम सड़ गई थी। ओलिवर को उस एड्रेस पर शेमन नहीं मिलती एज वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी, यानी कि उसी शहर में जहाँ पर ये सब किलिंग्स हो रहे थे। ये दोनों अब उसी शहर के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम एक स्कूल गर्ल को वर्जिन शेमन के घर के सामने देखते हैं जहाँ पर वो लड़की फिर से उसे खून का एक सैंपल देती है। इस बार हमें उसके बैकग्राउंड में एक और औरत दिखाई देती है जिसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। अब ओलिवर को रेलवे स्टेशन पर एक मेमोरी हॉन्ट करती है। 20 साल पहले उसका एक कार में एक्सीडेंट हुआ था जिसने उसकी वाइफ एंड बेटा मर गए थे। एक्सीडेंट करने वाली लेडी ही भी सुसाइड कर लिया था एंड विलियम उसी लेडी का बेटा था जो कि आगे मोनास्टरी में पला बढ़ा। इसलिए ओलिवर यहाँ उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसके मन में उसके लिए ग्रजेस थे। एक मैथ में वो सभी मर्डर साइट को मार्क कर लेता है एंड उसका गेस था कि वर्जिन शेमन का घर इन्हीं किलिंग्स के नजदीक होना चाहिए। वो एंड विलियम अब स्प्लिट होकर घर को ढूंढने लगते हैं।
ओलिवर टनल के पास आकर किलिंग साइट को देख रहा था, जिसे अब ऑफिसर जेम्स भी देख लेता है। वो उससे आईडी मांगकर बैक ऑफिस में चेक करने के लिए कहता है। जब जेम्स उसे बैग दिखाने के लिए कहता है तब ओलिवर भागने लगता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है एंड मैप वहीं पर गिर जाता है। विलियम को वर्जिन शेमन का घर मिल गया था। तभी बारिश आने लगती है। विलियम अंदर जाकर बैठता है जहाँ पर वो लड़की उसको टी देती है। यहाँ पर हमें वो औरत भी दिखाई देती है। वर्जिन शेमन के घर से आते टाइम विलियम को स्कूल गर्ल दिखाई देती है एंड वो रेड आई से पजेस हो गई थी एंड रेड आई उसके चेहरे को फाड़ कर विलियम को देखती है। विलियम इसे देखकर डर जाता है एंड वहाँ से भागने लगता है। मीनवाइल पुलिस स्टेशन में लियाम जेम्स से ये कहता है कि ओलिवर मोनेस्टेरी में एक टाइम पर एक एग्जॉर्सिस्ट हुआ करता था, यानी कि इविल स्पिरिट्स को निकालने वाला। एक केस में उसने एक आदमी को पीट पीट कर एग्जॉर्सिज्म किया था। तब उस पर कोरियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने केस डाल दिया था, एज वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं था, क्योंकि उसे मॉन्क की पोजीशन उन्होंने नहीं दी थी। इसलिए वो कुछ साल तक फ्रॉड मॉन्क के केस में जेल में भी रहा था और अब कंस्ट्रक्शन वर्कर है, बट वो 2 दिन से मिसिंग है। जेम्स को तभी उसके हाथों से गिरा हुआ मैप याद आता है, जिसे ली ने वो लियाम के साथ में चला जाता है। खैर अब रास्ते में लियाम उसे वही वर्जिन शेमन का बनाया हुआ एक तावीज देता है, जिसे उसने अपने खून से बनवाया था। जेम्स ऐसी चीजों पर यकीन नहीं रखता था, बट लियाम के दबाव में वो उसको रख लेता है। अब उन्हें वहाँ पर वो मैप भी मिलता है। ये कंक्लूड करते हैं कि इस इलाके के मिसिंग लोग इस सीरियल किलर का अगला शिकार हैं। उन्हें पता चल जाता है कि एक हाई स्कूल गर्ल 2 दिन से लापता है एंड वो पिछले साल भी ऐसे ही लापता हो गई थी, जहाँ पर वो बाद में एक मेडिटेशन कैंप में मिली। एंड वो मेडिटेशन कैंप किसका था? प्रोफेसर किम का। लेटर ऑन लियान ये कहता है कि पास के ही पहाड़ पर एक और डेड बॉडी मिली है, जिसकी हालत भी इसी केस के बाकी विक्टिम्स की तरह है। विलियम ओलिवर के पास आकर उसे वर्जिन शेमन का एड्रेस देता है। जब उसे ये पता चलता है कि ओलिवर उसका खून करने वाला है तो वो इस बात से सहमत नहीं होता। वो फौरन वहाँ से भागकर शेमन को बचाने जाता है। जेम्स उसी इलाके में था तब उसे लियाम का फोन आता है। वो ये कहता है कि आज सुबह पहाड़ी पर किसी आदमी की बॉडी मिली है एंड वो प्रोफेसर किम की बॉडी है। जी हाँ, एंड वही साल 2016 से मेडिटेशन कैंप चला रहा था। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि जितने भी लोग मरे हैं वो सभी इस कैंप को अटेंड कर रहे थे। लियान यहाँ पर शॉक में था, एज मिसिंग स्कूल गर्ल एंड लोकल वर्जिन शेमन भी उस लिस्ट में थी। जेम्स उससे शेमन का एड्रेस लेकर उसे भी वहां पर बुला लेता है। लेटर ऑन उसको फिर से ओलिवर दिखता है, जिसके हाथ में पुराली थी। वो उसे ही फॉलो करने लगता है। ओलिवर शेमन के घर पर आता है एंड उसे वहां पर एक औरत एक कमरे के अंदर कैद दिखाई देती है। उसका चेहरा ढका हुआ था एंड जैसे ही वो उसको मारने जाता है, ऑफिसर जेम्स उस पर अटैक कर देता है। इन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है। तब वो पजेस हुई स्कूल गर्ल वहां पर आता जेम्स को उठाता, फिर बेबी उसे छूते ही उसका हाथ जल जाता है। जेम्स के पास में तावीज था। स्कूल गर्ल ओलिवर से ये कहती है कि वो यहाँ से भाग गई है एंड वो स्कूल गर्ल भी अब वहाँ से चली जाती है। ओलिवर उसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर भागता है, तभी उसको उसके पीछे पड़ी आत्माओं की आवाज सुनाई देती है। वो सभी अब उसे छोड़कर जा रहे थे, एज वो ये कहते हैं कि ये मरेगा, अब ये हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। ओलिवर को ये सुनकर थोड़ा सा शॉक लगता है, बट वो आगे बढ़ता रहता है। लेटर ऑन स्कूल गर्ल भागते हुए लियाम से टकरा जाती है एंड टकराते ही वो उस पर हमला करती है। उसे काट कर उसे पजेस कर लेती है। ओलिवर तभी उसे कुल्हाड़ी से मारने आता है, बट लियाम उसे उठाकर पटक देता है। उससे ये कहता है कि तुम यहाँ नहीं मरोगे, उसे मोनेस्टरी जाने के लिए कहता है। विलियम उस लड़की को भी ट्रेन से मोनेस्टरी ले जा रहा था। अब यहाँ पर आ जाता है डे 7। ओलिवर को बनते जॉन का एक और विजन आता है, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि मॉन्स्टर अब 7 स्टोन पर है और मेरे मरने के बाद में अब तुम ही मोनेस्टरी के उत्तराधिकारी हो। यानी कि 8th नाइट के दिन वो रेड आई तुम्हें पजेस करेगा एंड तुमसे नर्क का डोर खुलवाएगा, लेकिन तुम्हें उससे लड़ना होगा, उसे रोकना होगा। अगले दिन विलियम एंड लेडी मोनेस्टरी के पास में आते हैं। उनके आते ही मौसम खराब हो जाता है, अंधेरा छाने लगता है। विलियम उस लेडी को एक स्मॉल घर पर ठहराता है और दस हुआ लियाम दिया मोनेस्टरी आकर मॉन्क्स को मारता है एंड बनते जॉन की बॉडी के सामने बैठकर हंसने लगता है। ऑफिसर जीन्स को स्कूल गर्ल की डेड बॉडी मिलती है एंड लियाम के भागने की फोटो सीसीटीवी में कैद हो गई थी। ओलिवर मोनेस्टरी पर उसी घर पर आता है जहाँ पर विलियम रुका हुआ था, बट स्ट्रेंजली वहाँ पर वो लेडी गायब थी। विलियम को समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहाँ गायब हो गई। ऑफिसर जेम्स फिर से वर्जिन शेमन के घर पर जाता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। उस घर में एक औरत थी जो ये कहती है कि वही असली वर्जिन शेमन है।
एंड वो भी मेडिटेशन कैंप में गई थी एंड वहां जाकर उसने पहली बार साशा को देखा था, यानी कि वो लड़की जो विलियम के साथ में रही थी, यानी कि साशा एक भूत थी। जी हाँ, बचपन में उसने बहुत सारे अब्यूज सहे थे, वो सुइसाइडल थी। प्रोफेसर किम ने उसको अडॉप्ट करके उसकी एजुकेशन करवाई थी। जब सब लोग उसे धोखेबाज कहने लगे तब उसने साशा की हेल्प मांगी। रेड आई के टैबलेट में लिखा हुआ था कि उसे जगाने से पहले उसके लिए किसी लेडी को सैक्रिफाइस करना होगा एंड आगे वो लेडी गोस्ट बनकर मॉन्स्टर की सर्वेंट बनेगी। सभी लोगों के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें मेडिटेशन कैंप में वही लाती थी। शेमन आगे ये कहती है कि कुछ दिन पहले ऑफिसर लियाम उसके पास तावीज बनवाने आया था, तब मैंने उसका खून ले लिया। झूठ बोला कि ये तावीज के लिए है, बट असल में वो रेड आई के लिए था। 7th स्टेपिंग स्टोन मैं थी, बट साशा ने मेरी पोजीशन को चेंज करके लियाम को 7th स्टेपिंग स्टोन बना दिया। सभी 6 लोगों ने सुइसाइड करने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्हें साशा ने बचा लिया। शीमन यहाँ रोते हुए ये कहती है कि मैंने ये सब सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया है। वो ऑफिसर जेम्स को भी मोनेस्ट्री जाने के लिए कहती है। मोनेस्ट्री में ओलिवर लियाम के लिए ट्रैप रेडी करता है, अपने आसपास के एरिया को एक थ्रेड से कवर कर देता है और उसके बीच में आग लगा देता है। विलियम की जैकेट पर अपने खून से ओम का सिंबल भी लिखता है। अब 8th नाइट को पॉजेस हुआ लियाम ओलिवर के पास में आ जाता है। उसका ट्रैप चैम्पिंग कुछ भी काम में नहीं आता। लियाम ये कहता है कि 8वां स्टेपिंग स्टोन वही होगा जो कि उत्तराधिकारी है। तुम मोनेस्ट्री छोड़ चुके हो, इसलिए तुम उत्तराधिकारी नहीं हो। विलियम असली उत्तराधिकारी है। तुम्हारी लाइफ इस निराशा से बढ़कर और कुछ नहीं है। तभी लियाम उसको एक गन देता है सुइसाइड करने के लिए। अब विलियम के सामने साशा आती है जो कि उसका जैकेट निकाल देती है एंड वो अब पजल स्टेट में था। तभी ओलिवर लियाम पर गोली चला देता है एंड इससे गुस्से ने वो अपने अंदर के सभी 6 आत्माओं को ओलिवर पर अटैक करने के लिए भेज देता है। हम 6 ब्लैक सिगर्स को देखते हैं जो कि चारों ओर से ओलिवर पर हमला कर रहे थे। तभी हमें भंटे जॉन की बॉडी से ओम की साउंड सुनाई देने लगती है। वो चारों ओर से उन आत्माओं को भगा देती है। विलियम को पजल स्टेट से बाहर भी निकाल देती है। विलियम अब भागने लगता है एंड कुछ दूर जाने के बाद में ऑफिसर जेम्स ही वहाँ पर आ जाता है। वो लियाम को पजल स्टेट में देखकर डर जाता है। लियाम उसे उठाकर दूर फेंक देता है एंड अब वो सीधा विलियम की ओर बढ़ने लगता है। तभी फिर से ओलिवर उस पर गोली चलाता है। चैनकिर को लाड़ी से भी मारने जाता है। ऑफिसर इस सब को देखकर ओलिवर पर भी गोली चला देता है एंड इस सब के शूट आउट में रेड आई विलियम को फाइनली पोजेस कर लेती है। लियाम की बॉडी भी सड़ जाती है। लेटर ऑन पोजेस हुआ विलियम जेम्स को उठाकर पेड़ पर मारता है एंड वहां पर वो मर जाता है। ओलिवर के पास में पोजेस विलियम आता है जहां पर वो खुद को पोजेस करने का ऑफर देता है। पोजेस हुआ विलियम ब्लैक आई के बॉक्स को खोलता है एंड दोनों आईज यूनाइट हो जाते हैं। ऊपर आसमान में नर्क का डोर खुल जाता है। हम ओलिवर को एक विजन में देखते हैं जहाँ पर विलियम एक बच्चा था। ओलिवर उसका गला नहीं दबा पाता। वो अपनी पीड़ा को दर्द को त्याग देता है। विलियम के ऊपर खून से सीक्रेट सिंबल लिखता है एंड लेटर ऑन असी दुनिया में पॉजेस विलियम को पकड़कर चैंटिंग करने लगता है, जिससे विलियम के ऊपर का सिंबल शाइन करने लगता है। अब ओलिवर यहाँ पर एक टाइम पर एग्जॉर्सिस्ट हुआ करता था, तो उसने ब्लैक आई को अपने अंदर फोर्सफुली ले लिया था। इससे विलियम पोजेशन से फ्री हो जाता है एंड लेटर ऑन वो चैन की कुल्हाड़ी से ओलिवर के सर पर वार करता है एज रेड आई वहीं पर थी। अब हम विलियम को राजस्थान इंडिया में देखते हैं। वो रेड आई को उसी के प्लेस में फिर से दफना देता है। साशा का गोस्ट भी उससे बना हुआ था जिसे वो फ्री कर देगा है एंड शायद से आगे वो उसको आफ्टर लाइफ में भेज देगा और ये मूवी नहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द 8th नाइट मूवी की कहानी। टाइटल का मीनिंग यहाँ पर काफी डीप है। 8 रातों का यहाँ पर ये मतलब है, ये आपके पास सिर्फ 8 रात है मॉन्स्टर को रोकने के लिए। यदि आप 8 को उल्टा करेंगे तो ये इन्फिनिटी बनेगा। मीनिंग थी ये मॉन्स्टर का जागमा जो है वो अनंत काल तक चलता रहेगा एंड यही बुद्धिस्ट मॉन्क्स का कर्मा है एंड फेट है। 2500 साल पहले एक वर्जिन शेमन एंड एक नामहीन मॉन्क को इस काम के लिए चुना गया था। यहाँ पर विलियम वर्जिन था एंड ओलिवर अपना मॉन्क नेम जॉनवा त्याग कर ही नामहीन मॉन्क बना था। एक सीन में भंते जॉन ब्लैक आई एंड रेड आई का मतलब भी समझाते हैं। जब भी कोई इंसान चिंता में पड़ता है तब उसकी आंखें ब्लैक हो जाती है। मीनिंग चूज वो कुछ और नहीं दिखाई देता, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है। वहीं पीड़ा से जूझ रहा इंसान गुस्से का शिकार होता है एंड वो अपनी पीड़ा को गुस्से से प्रकट करने लगता है, जो कि रेड आई का सिंबल है। यहाँ पर ब्लैक आई चिंता है एंड रेड आई पीड़ा है।
जब इंसान के जीवन में चिंता एंड पीड़ा दोनों एक साथ आ जाए तो जिंदगी तबाह हो जाती है एंड उसी को यहाँ पर डीमन कहा गया है, यानी कि वो मॉन्स्टर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपना ओपिनियन भी कमेंट जरूर करिए। आप में से काफी सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज इस बार सब्सक्राइब करके जरूर डाला। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।